नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिष और लाल किताब से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं और उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद भी आती होंगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी समय समय पर मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ सूत्र आपको बताए थे लाल किताब के, और वो सभी सूत्र काफ़ी जांचे परखे थे और काफ़ी कुंडलियों पर आजमाए गए थे। लगन भाव में शनि हो और या सातवें भाव में शनि हो तो शादी अदर कास्ट में होती है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन कुछ कमेंट आए कि सर यह सूत्र लागू नहीं हो रहा है या यह सूत्र सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बात और कही थी कि एक तो समय का अवश्य जांच कर ले कि जन्म समय बिल्कुल सही हो। दूसरा, लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली में भी देख लें कि कहीं सप्तम भाव के शनि अष्टम भाव में तो नहीं चले गए हैं या छठे भाव में तो नहीं चले गए हैं, और लगन के शनि कहीं दूसरे भाव में या 12वें भाव में तो नहीं चले गए हैं। तो यह देखना बहुत जरूरी है। जो ग्रह जहां पर बोला गया है अगर लगन कुंडली में वहीं पर होगा, चलित कुंडली में भी वहीं पर होगा, तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वहां पे घटित होंगी। आज मैं आपको 10 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिनको मैंने खुद कई कुंडलियों पर आजमा कर देखा है और बहुत सारी कुंडलियों पे मैंने उसको आजमाने के बाद सत्य साबित पाया है। तो चलते हैं आज के सूत्रों की तरफ। आज मैं आपको 10 सूत्र बताने वाला हूं लाल किताब से जुड़े हुए, और ये सभी सूत्र बहुत ही चमत्कारी सूत्र हैं। इनको हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। अगर वो ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये बहुत ही काम के सूत्र हैं। उनको ज्योतिष सीखने में भी मदद मिलेगी, और आप जब किसी सामने वाले व्यक्ति की कुंडली देखेंगे और उनको इन सूत्रों के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे, आप उनकी कुंडली देखकर प्रिडिक्शन करेंगे इन सूत्रों का प्रयोग करके, तो आप निश्चय ही एक अच्छे ज्योतिषी कहलाए जाएंगे और ज्ञानवान ज्योतिषी कहलाए जाएंगे। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। तो सबसे पहला सूत्र यह है कि यदि राहु 7वें भाव में हो, राहु यदि 7वें भाव में हो तो 21वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, यदि राहु 7वें भाव में हो तो 21वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए, और विवाह के बाद ससुराल से बिजली का सामान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप 21वें वर्ष में विवाह करेंगे तो निश्चित ही तलाक योग बनेंगे, या यहाँ पर पति या पत्नी किसी एक की आयु के लिए अशुभ घटित होगा 7वें भाव में राहु। कई बार पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग जाती है, और यदि लड़के की कुंडली में 7वें भाव में राहु है तो पत्नी को छाया की तकलीफ होने की भी आशंका होती है, और अगर लड़की की कुंडली में 7वें भाव में राहु है तो पति को छाया की तकलीफ होने की संभावना होती है, और पति पत्नी के बीच में काफ़ी कलह कलेश का वातावरण बना रहता है। तो 7वें भाव में अगर राहु हो तो शादी के बाद अगर ससुराल से बिजली का सामान लिया जाए तो वो राहु को कायम करने जैसा होगा। 7वें भाव में राहु के बल को बढ़ाने वाला होगा, और 7वें भाव में जब राहु होंगे और राहु को हम कायम करेंगे तो यहाँ पे राहु का प्रभाव और भी ज़्यादा बुरा फल देगा। ग्रह क्लेश बढ़ेंगे, धन की हानि होगी, और पत्नी की सेहत ज़्यादा से ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। तो 7वें भाव में राहु हो तो यहाँ पे एक उपाय के तौर पर एक कार्य कर सकते हैं। शादी के वक्त ससुराल से या लड़की अपनी शादी के वक्त मायके से चांदी की कोई ठोस वस्तु प्राप्त करें। चांदी की कोई ठोस
चौरस टुकड़ा ले सकते हैं, ठोस चांदी की डली ले सकते हैं और उसको अपने ससुराल में किसी चांदी की कटोरी में गंगा जल में डुबाकर रखें। तो इससे 7वें भाव के राहु का फल जो है वो खत्म हो जाएगा और सुख शांति बनी रहेगी, धन की हानि, सेहत की हानि और ग्रह क्लेश नहीं होगा। यदि राहु 8वें भाव में हो, यदि राहु 8वें भाव में हो तो बिजली विभाग में कार्य नहीं करना चाहिए, बिजली विभाग में कार्य नहीं करना चाहिए। और फॉरेस्ट के जो ऑफिसर होते हैं यानी जंगल विभाग की कोई भी नौकरी, जिसमें आप जंगल पुलिस की नौकरी या पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए। 8वें भाव में अगर राहु हो तो बिजली से खतरा रहता है, जहरीली चीज़ों से खतरा रहता है, जहरीले जानवरों से खतरा रहता है और अचानक एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। तो यदि 8वें भाव में राहु हो और आप बिजली विभाग में कार्य करें तो ये अशुभ रहेगा। और पुलिस का भी जो अगर नौकरी की जाए या जंगल पुलिस की नौकरी की जाए तो भी आपके लिए बहुत ही ये खतरनाक हो सकता है, सेहत के लिए और भाग्य के लिए जो है ये खराब हो सकता है। यदि 8वें भाव का ग्रह कुंडली में अगर 8वें भाव का ग्रह 11वें भाव में आ जाए या 11वें भाव का ग्रह 8वें भाव में वर्षफल में आ जाए, एक बार फिर से बात को समझ लें। यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव का ग्रह वर्षफल में 11वें भाव में आ जाए या जन्म कुंडली का 11वें भाव का ग्रह 8वें भाव में आ जाए और उस ग्रह से संबंधित चीज घर में लाई जाए तो यह बहुत ही तबाही उत्पन्न कर सकती है या तबाही का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि जन्म कुंडली में शुक्र 11वें भाव में है और वर्षफल में 8वें भाव में शुक्र आ जाए और उस समय में व्यक्ति कोई गाय खरीद लाए या कोई गाड़ी खरीद ले या विवाह करे तो इसका फल बहुत बुरा हो सकता है, आर्थिक हानि होगी और शारीरिक हानि भी हो सकती है, धन की हानि भी हो सकती है। तो यह तबाही का सबब बनेगी यदि 11वें भाव का ग्रह वर्षफल में 8वें भाव में आ जाए या 8वें भाव का ग्रह वर्षफल में 11वें भाव में आ जाए। तो ध्यान रखें इस चीज का। यदि शनि हो, ऐसे ही 8वें भाव में शनि हो 11वें भाव में आ जाए तो कोई मशीनरी जब भी आप घर में लेकर आएंगे वो नुकसान देने वाली होगी। इसके बाद यदि जन्म कुंडली में बुध 5वें भाव में हो, यदि जन्म कुंडली में बुध 5वें भाव में हो या 9वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, जन्म कुंडली में बुध 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो और वर्षफल में भी 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में आ जाए या गोचर में 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में आ जाए और उस समय किसी साधु फकीर से कोई धागा, ताबीज, यंत्र ले लिया जाए तो ये जहर भुजा होगा और उस इंसान के लिए तबाही का कारण बनेगा, घर के बर्तन तक बिकवा देगा, काम कारोबार बिल्कुल बंद कर देगा, बीमारियों में, तरह तरह के कष्टों में पैसा बर्बाद होने लगेगा। तो अगर इस समय में कोई यंत्र आपने ले लिया है तो उसको जितना जल्दी हो घर से निकाल दें और कोशिश करें अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि कहीं बुध पंचम, नवम, एकादश भाव में तो नहीं है, गोचर में तो नहीं है, और अगर हैं तो कोई भी धागा, ताबीज, यंत्र ना लें और 9वें भाव में, 11वें भाव में और 5वें भाव में बुध हों तो बुध की वस्तुएं आप घर में ना रखें। बंद घड़ियां और टूटी हुई मालाएं, हरी कांच की बोतल, मनी प्लांट, तुलसी, ये चीजें कष्टकारी हो सकती हैं तो इन चीजों को आप घर में ना रखें। इसके बाद सूर्य यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो,
जन्म कुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में हो और व्यक्ति दान या मुफ्त चीजें लेने का आदी हो, लंगर प्रसाद खाने का आदी हो, तो यह उसकी कामयाबी में हमेशा रोड़ा अटकाकर रखेगा। यानी दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो हमें लंगर प्रसाद नहीं खाना चाहिए, मुफ्त की चीजें नहीं लेनी चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए। मुफ्त दान लेना, मुफ्त की चीजें लेना तबाही का कारण बनेगा, तबाही का सबब बनेगा। तो सूर्य दूसरे भाव में हो तो इस तरह की चीजें ना ली जाएं। पिछले वर्ड में मैंने आपको बात की थी बुध की। बुध यदि पंचम, नवम, एकादश भाव में हो तो बुध के अगर बुरे फल हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए, यह मैं बताना भूल गया। आपको यह भी बता दूं, यदि बुध 11वें भाव में है तो तांबे का पैसा धारण करें छेद वाला। 5वें भाव में है तो भी तांबे का पैसा छेद वाला सफेद धागे में गले में धारण करें। और यदि बुध 9वें भाव में है तो फिर नाक छेदन करना यहाँ पे बहुत अच्छा उपाय है। नाक का यहाँ से छेदन करते हुए चांदी की बारीक तार नाक में पहनी जाती है 96 घंटों के लिए, 96 दिन के लिए। तो 96 घंटे के लिए आप चांदी की तार नाक में धारण करें, बुध को कंट्रोल करें। सूर्य यदि कुंडली के दूसरे भाव में हो, यदि सूर्य दूसरे भाव में है और सूर्य का अशुभ फल मिल रहा है। पहली बात तो दूसरे भाव में अगर सूर्य है तो हमें दान में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, किसी से मुफ्त गिफ्ट वगैरह हमें नहीं लेने चाहिए, लंगर प्रसाद आदि हमें नहीं खाना चाहिए कहीं से मुफ्त में। तो अगर यहाँ पे अशुभ फल आ रहे हैं दूसरे भाव में सूर्य के, तो मंदिर में नारियल, तेल, बादाम, ये 3 चीजें हमें मंदिर में देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अशुभ प्रभाव हैं वो यहाँ पे खत्म होने लगेंगे। राहु यदि दूसरे भाव में हो, जन्म कुंडली में यदि राहु दूसरे भाव में हो तो जिंदगी को पंगोड़े जैसा बना देते हैं। पंगोड़ा यानी झूला, झूले का जैसा। आपने देखा होगा झूला कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे इंसान की लाइफ में भी आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। यानी कभी वो राजा बनता है और कभी फकीर बनता है। और ये फर्क 0 और 11 का ही होता है। यानी कभी तो वो बिल्कुल 0 होगा यानी फकीर होगा, और कभी वो राजा होगा। तो ये उतार चढ़ाव ऐसे इंसान की लाइफ में बार बार आते रहते हैं। दूसरे भाव में राहु होने पर धन की हानि दिन में होती है। यानी आंखों के सामने ही उसके घर में चोरी हो या पैसे का नुकसान हो, वो दिन में ही होगा। और इसके रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं कि चांदी की एक गोली, 4 ग्राम की चांदी की गोली कुंडा लगा के सफेद धागे में गले में धारण करें। चांदी के मटर के दाने की तरह गोली बनाई जाए, उसके ऊपर एक कुंडा लगवा लिया जाए और सफेद धागे में उसको गले में धारण करें। अब इसका लॉजिक क्या है ये भी समझें। राहु का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। नीला रंग राहु का है। और अगर हम देखें कि रंग कैसे बनता है, नीला रंग बनता किस प्रकार से है, तो जो पेंटिंग जानते हैं, चित्रकारी जानते हैं, उनको बड़े आसानी से इस चीज का पता चल जाएगा कि रंग बनता कैसे है। यानी उनको पता होगा। मैं आपको बता देता हूं, पीला रंग और हरा रंग, इन 2 रंगों को अगर आपस में मिला दिया जाए समान मात्रा में तो तीसरा रंग बनता है नीला, जो राहु का रंग है। तो पीले और हरे रंग को मिलाकर नीला रंग बनता है राहु। तो राहु का अगर हमने संधि विच्छेद करना हो तो हम ये कहेंगे कि बृहस्पति और बुध मिलके राहु का रूप लेते हैं। तो अगर हमें बुध को अलग करना हो, राहु के अंदर से बृहस्पति और बुध को दोनों को अलग अलग करना हो, तो अगर हम बुध को कंट्रोल कर लें तो अकेले रह जाएंगे बृहस्पति। तो बुध को कैसे कंट्रोल करना है? बुध को कंट्रोल करने के लिए गोल आकार जो होता है वो बुध का होता है, और गोल आकार के बुध को
अगर चांदी से मढ़ दिया जाए, क्योंकि चंद्र बुध को कंट्रोल करते हैं, चंद्र बुध को कंट्रोल करते हैं, तो चांदी की गोली अगर हम गले में धारण करें, क्योंकि खाना नंबर 2 यह जगह भी है, वाणी गले का जो भाग है वो खाना नंबर 2 है। तो खाना नंबर 2 यानी गले में अगर हम चांदी की गोली धारण करें, तो चांदी की गोली, क्योंकि बुध और चंद्र की युति है, बुध को हमने चंद्र से कंट्रोल किया है, तो जो राहु का एक भाग था बुध का, वो हमने निकाल दिया, बचे बृहस्पति। तो बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ फल के होते हैं। तो राहु का यहाँ पे स्वभाव बदलने के लिए, राहु का स्वभाव बृहस्पति का बनाने के लिए बुध को हमने उसमें कंट्रोल किया। तो चांदी की गोली आप 4 ग्राम की, 4 से 4.25 ग्राम की हो सकती हैं, कुंडा लगा के गले में धारण करें, बुध को कंट्रोल कर दें, ताकि अकेला बृहस्पति बचे, और बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुभ फल के होंगे। तो खाना नंबर 2 में राहु का ये एक उपाय है, और उतार चढ़ाव की जिंदगी रहती है, ये एक मैंने आपको सूत्र बताया है। यानी जिसकी कुंडली में राहु अगर दूसरे भाव में हो तो उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सूर्य यदि 10वें भाव में हो, बहुत ही अजीब सा सूत्र है ये, और सुनने में बड़ा अजीब लगता है। सूर्य यदि 10वें भाव में हो तो ऐसे इंसान को सर ढककर रखना चाहिए। यानी जब तक वह इंसान सर नहीं ढकेगा, अपने काले बाल सफेद टोपी से नहीं ढकेगा, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। यानी ऐसे इंसान की कामयाबी की बुनियाद टोपी होगी या सफेद रुमाल होगा। सूर्य की रोशनी काले बालों पर यानी शनि पर नहीं पड़ने देना है। सूर्य शनि की युति नहीं करनी है। सूर्य जब 10वें भाव में बैठे होते हैं तो शनि के घर में बैठे होते हैं। तो जब सूर्य और शनि की युति वास्तविक तौर से होगी, यानी सूर्य की तेज लाइट या रोशनी या गर्मी सर के ऊपर पड़ेगी, तो सूर्य शनि की युति होगी, जिससे कर्म भाव 10वां भाव पीड़ित हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, जब भी धूप में हम बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, सर पे सफेद रुमाल बांधे या सफेद पगड़ी पहने या सफेद रंग की कोई टोपी सर पर रखें। और अगर बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं तो फिर किसी टोपी की आवश्यकता नहीं है, किसी रुमाल की आवश्यकता नहीं है। तो कामयाब होने के लिए या तो सफेद बाल होने का इंतजार करें या काले बालों को ढक कर रखें सफेद रुमाल से। इसके बाद यदि बुध 7वें भाव में हो, कुंडली के यदि 7वें भाव में बुध हो, तो घर के आसपास कोई ना कोई पागल व्यक्ति जरूर रहता है। घर के आसपास कोई पागल या सीधा व्यक्ति, बहुत ज्यादा सीधा व्यक्ति, जिसको दुनियादारी के बारे में ना पता हो, चालाकी का बिल्कुल भी ना पता हो, ऐसा इंसान जरूर घर के आसपास रहता है। और 7वें भाव में अकेले बुध अशुभ फली होते हैं, यानी शुभ फल के नहीं होते। बुध के साथ में अगर कोई अन्य ग्रह, मित्र ग्रह आ जाए, बुध के साथ शुक्र आ जाए तो भी ठीक रहेगा, बुध के साथ सूर्य आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन अकेले बुध 7वें भाव में अशुभ फली होते हैं। और बुध का फल सही करने के लिए तांबे के लोटे में 700 ग्राम हरी मूंग भर के, ढक्कन लगा के, तांबे का ही, और कलई का टांका लगा के उसको जल प्रवाह किया जाए, तो 7वें भाव के बुध के प्रभाव से बच सकते हैं। और 7वें भाव में बुध होंगे तो वो गृहस्थ को खराब करेंगे। 7वें भाव में बुध हों, डेली इनकम, पब्लिक रिलेशन भी खराब करेंगे। राहु यदि लगन भाव में हो, यदि कुंडली के लगन भाव में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो जद्दी घर होता है, जहां पे ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ होता है, या जहां पे ऐसा व्यक्ति लंबे समय से रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के घर के सामने कोई ना कोई उजाड़ स्थान जरूर होता है। यानी बिल्कुल सामने उजाड़ होता है, वीरान होता है, और वहां पे सामने कुछ बना नहीं होता। और अगर कोई मकान बना भी है तो वो या तो खाली पड़ा होगा, या उस घर में निसंतान लोग रहते होंगे, या उस घर में लड़कियां ही होंगी।
लड़का कोई संतान नहीं होगा और वो सामने वाले लोग दुखी परेशान होंगे, बीमारियों से परेशान होंगे, आर्थिक तंगियों को जूझ रहे होंगे अगर लगन भाव में राहु है। और सामने का मकान जो है वहां पे अस्त व्यस्त ही मिलेगा। पहली बात तो उजाड़ होगा, अगर उजाड़ नहीं है, वहां पे कोई मकान बना भी है तो वहां मकान में कोई नहीं होगा, और अगर कोई है तो वो दुखी परेशान होगा, लड़का संतान उनके कोई नहीं होगी और लड़कियां ही लड़कियां होंगी। और लगन भाव में राहु हो तो जन्म के समय तेज आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती हैं या लाइट गई होती है उस समय। और लगन में राहु हो तो घर के आसपास कोई ना कोई हैंडीकैप व्यक्ति जरूर रहता है। लगन में राहु के बुरे फल से बचने के लिए अब उपाय क्या है? लगन भाव में अगर राहु है तो यहाँ पे बुरे फल भी होंगे, क्योंकि लगन भाव में राहु है तो सूर्य को ग्रहण लगा होगा। सूर्य कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों वहां पर सूर्य को ग्रहण होगा, उस भाव से रिलेटेड शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। तो सूर्य के ग्रहण को दूर करने के लिए क्या करना है? 1 किलो जौ 4 किलो दूध में मिलाकर जल प्रवाह करें और एक चांदी का चौरस पीस गले में धारण करें। और इसका एक बहुत बेहतरीन उपाय हमारे पास में है, नवग्रह यंत्र पैकेट आप जल प्रवाह करें, सर से उल्टा वार के जल प्रवाह करें तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कभी भी सूर्य ग्रहण का दोबारा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सूर्य ग्रहण अगर है आपकी कुंडली में, सूर्य राहु इकट्ठा है या लगन भाव में राहु है, तो जो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी है उसके लिए आप नवग्रह यंत्र पैकेट जल प्रवाह कर सकते हैं। लगन भाव में राहु हो तो पिता की आयु के लिए बहुत खराब फल देता है। सूर्य के साथ राहु कहीं पे भी कुंडली में बैठे हुए हों तो बहुत अशुभ प्रभाव जो है पिता के लिए देखने के लिए मिलते हैं। पिता की आयु के लिए बहुत बुरा है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है, पिता को कष्ट झेलना पड़ता है। 21 से 24 का जो समय है, 11वां साल, 18वां साल, 21 से 24 और लास्ट 28वां साल पिता के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। तो सूर्य ग्रहण यदि किसी की कुंडली में है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसका उपाय अवश्य करें। नवग्रह यंत्र पैकेट आप जल प्रवाह करें, उत्तम उपाय है। और अगर आप कर सकते हैं तो हरिद्वार जाकर या किसी नदी नहर के किनारे शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर एतवार के सुबह 4 बजे तक एक तांबे के पैसे को तपाएं। सारी रात उसको तपाना है, 12 घंटे लगभग उसको, कम से कम 12 घंटे हमने तांबे के पैसे को तपाना है। और याद रखें कि जब आप इस उपाय को करें तो ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति आपके आसपास बिल्कुल ना हो। कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपका ब्लड का रिलेशन हो उसको पास में ना बिठाएं, अपने सामने ना बुलाएं। और एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी लेडी ना हो आपके सामने ना आए जो प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल भी सामने ना आए। और घर में भी अगर आपके कोई प्रेग्नेंट है तब यह उपाय ना करें। अगर सूर्य ग्रहण है और आप यह उपाय कर लें तो भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? जो तांबे का पैसा सारी रात आपने तपाया है, सुबह 4 बजे उस तांबे के पैसे को आपने जल प्रवाह करना है। और जिस जगह आपने उसको जल प्रवाह किया है उससे पीछे की तरफ, जहां से जल आ रहा है पीछे की तरफ आप 100 मीटर की तरफ जाए, 100 मीटर पीछे की तरफ जाए, वहां जाकर जो कपड़े आपने पहने हुए थे, और याद रहे जब ये उपाय को कर रहे हो कोई भी कीमती सामान अपने शरीर पर धारण ना करें। कोई सोने की चेन या सोने की बाली वगैरह जो भी चीजें हैं उनको उतार दें और फिर आप ये उपाय करें। पीछे की तरफ जाकर आप स्नान करें और सारे कपड़े जो भी आपने शरीर पे धारण किए हुए थे ये उपाय के वक्त, वो सारे के सारे उतार दें और नए कपड़े धारण करें। और फिर आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन के इंसान से मिल सकते हैं, रिश्तेदार से मिल सकते हैं।
तो ये मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं और साथ साथ मैंने उपाय बताने की भी कोशिश की है। अगर किसी भी सूत्र का उपाय रह गया है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा बताने की। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सेंड करें और कुंडली फीस आपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर देनी है। जब भी आप अपनी डिटेल भेजें, फ़ोन करके अवश्य बताएं कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम भेज दिया है, ये मेरा नाम है और मैं अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूं। आप फीस फ़ोन पर पूछ सकते हैं और ये फीस आपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के द्वारा या अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है। कुंडली देखने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय हमें चाहिए होता है, क्योंकि कुंडली को बारीकी से देखना होता है। लगन कुंडली को देखना है, चलित कुंडली को देखना है, गोचर कुंडली भी देखनी है और वर्षफल भी हमें देखना होता है। और साथ ही साथ कुंडली को हम लाल किताब के साथ साथ वैदिक ढंग से भी देखते हैं कि कोई ग्रह वैदिक ढंग से वहां पर क्या अपना रिजल्ट दे रहा है और लाल किताब के हिसाब से क्या रिजल्ट दे रहा है। दोनों ढंग से देखने के बाद हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और लास्ट में हम आपको जो सावधानियां कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए बनती हैं वो सारी सावधानियां आपको बताते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए और क्या हालात अभी आपके हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है और आपके लिए वो दशा महादशा अच्छी है या बुरी है, वो सारा हमें विश्लेषण करना होता है और अंत में हम आपके लिए जो सुटेबल उपाय होते हैं वो बताने होते हैं। तो समय जरूर लगता है कुंडली देखने में, तो 2 घंटे का समय हमें अवश्य दिया करें। कुंडली आपकी तसल्ली से देखी जाएगी और देखने के बाद में जो उपाय हैं आपको बताए जाएंगे। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। तो आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।